जहाँ पे अच्छा मोमेंटम है वो पीएसयू बैंकिंग स्पेस है। एक बार फिर मोमेंटम है। कैनरा बैंक जो है 2.25% ऊपर है, बैंक ऑफ इंडिया 2% ऊपर है, पीएनबी 2% ऊपर है, एसबीआई 1.5% ऊपर कामकाज करते हुए, बीओबी भी करीबन 1.5% ऊपर है। पीएसयू बैंक स्पेस में अब क्या करना है, थोड़ा बहुत हल्का तो हुआ था लेकिन एक बार फिर मोमेंटम है क्योंकि इंडियन ओवरसीज बैंक में गवर्नमेंट जो है इज डाइवेस्टिंग 3% ऑफ इट्स स्टेक थ्रू ओएफएस। उसका बज जो है और कंसोलिडेशन की न्यूज एक बार फिर हावी होते हुए पीएसयू बैंकिंग स्पेस में। नीलेश, क्या करना है? बिल्कुल मैम, देखिए निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स का अगर आप चार्ट देखें तो पिछले 6-7 दिनों से कंसोलिडेशन हुआ था। आज एक ब्रेकआउट में आता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ से 8,500 8,600 की ओर हमें निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स जाता हुआ नजर आ रहा है। तो इस स्पेस में हमारा ध्यान पॉजिटिव साइड में बना हुआ है। जो हमारी प्रिफर्ड बेट है वो है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में ऊपरी सर पर 155 और उसके बाद एक नया रिकॉर्ड है 160 से 165 तक का भी हमें देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल करंट लेवल पर कैनरा बैंक को लॉन्ग करने की सलाह होगी 146 के स्टॉप लॉस से। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये कुछ एक चुनिंदा नेम्स है जहां पर हमारा ध्यान पॉजिटिव साइड पे बना हुआ है। एसबीआई में हमारे ऊपरी स्तर पर टारगेट 1000 प्लस के हैं एंड विद ओके। स्टॉप लॉस बिलो 960 इसे भी ऐड करके चल सकते हैं। तो ओवरऑल कोई भी अगर डिप मिलती है तो पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स हमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से बेहतर प्लेस नजर आ रहा है। सम्मान कैपिटल के स्टॉक को देखिएगा दिलेश। सम्मान कैपिटल आज करीबन 4% ऊपर है, 152 के आसपास का लेवल एक बार फिर देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक में इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए ये पर्टिकुलर काउंटर मेरे भी रडार पर आया है क्योंकि ये काफी अच्छा रिबाउंड पिछले 2 दिनों की गिरावट के बाद देखने को मिला है। बिल्कुल हम्म, खरीदारी कर सकते हैं बट बेहतर होगा कि थोड़ी सी डिप अगर मिलती है 150 के आसपास तब इसे हम्म, लॉन्ग करें क्योंकि ऑलरेडी क्लोज टू 4% का उछाल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ऊपरी जी। स्तर पर जगह अभी भी है 160 से 165 तक जा सकता है बट बेहतर हम्म, होगा कि थोड़ी सी डिप पर खरीदारी करें 145 के स्टॉप लॉस से। हम्म, हम्म। क्षितिज, आईटी स्पेस में आईटी स्टॉक्स को खरीदना चाहिए ये सोच के कि 2026 माइट बी लिटिल बेटर फॉर दैट। 100%, 100%। इससे ज्यादा बिटन डाउन सेक्टर आपको मिलेगा नहीं। आपको करेंसी का डिवैल्यूएशन ने भी बेनिफिट दिया है और मोर ओवर these are giants, you can't expect them कि that यार they can't turn around to the new technology part, चाहे एआई है चाहे ब्लॉकचेन है, कोई भी टेक्नोलॉजी हो। I'm saying please understand, when internet, आप हम सबने .com बर्स देखा हुआ है गीतू, and internet was here, there was so much of hue and cry, and then what happened? I'm saying AI is the enabler, but it's not an end solution and product. It can enable all your research, all your work, all your things, but eventually you need human intervention, and these companies have that bandwidth, that strength of people who can work for them in a bigger way. My sense is IT again is one sector जो अपने रॉक बॉटम पे है, एंड somebody who's actually understand this sector well, and एक कॉन्ट्रा कॉल या फिर ऐसी कॉल लेना चाहता है जहां पे कंपनीज आर ट्रेडिंग लो देयर इंट्रिंसिक वैल्यू, आईटी इज वन स्पेस व्हिच वन कैन लुक एट। एंड बिलीव मी, आईटी में दोनों स्पेस अच्छा करेंगी। आईटी में आपकी जो यू नो आपकी जो बिग कंपनीज हैं, जो सोल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं, वो भी अच्छा करेंगी। और अपना जो आपका डिजिटल कंपनीज है वो भी अच्छा करेंगी, जहां पे यू आर मच मोर ऐप बेस्ड। तो दोनों तरफ से ही फ्यूचरिस्टिक अप्रोच भी है, और साथ में एक तरफ जहां पे आपका जो है वहां पे आपका वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है। तो वन सेक्टर which we will look at in our portfolio is that IT we will like to step up. दिलेश, श्रीराम फाइनेंस, एमएनएम फाइनेंस, ये सब एनबीएफसीज काफी आज भी मोमेंटम में है। श्रीराम फाइनेंस में 19 दिसंबर को बोर्ड की बैठक है जहां पे फंड रेजिंग कंसिडर की जा सकती है। उसके चलते हुए निफ्टी का टॉप गेनर श्रीराम फाइनेंस इस समय है। एमएनएम फाइनेंस में भी काफी अच्छा एक मोमेंटम है। दोनों ही स्टॉक्स पे आपकी रणनीति, और साथ में ये भी बताइएगा कि आपको कौन से स्टॉक्स पसंद बिल्कुल मैम, देखिए अगर आप एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस ये स्पेस में देखें तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म मोमेंटम बिल्कुल हमें देखने को मिला था बट है? एनबीएफसी स्पेस में श्रीराम फाइनेंस हमारी ओर से एक प्रेफर्ड बेट है। काफी अच्छे सेक्युलर अपट्रेंड मेरा एक काउंटर और यहाँ से एक फ्रेश ब्रेकआउट भी आता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवर एमएनएम फाइनेंस आई थिंक श्रीराम फाइनेंस इज बेटर प्लेस। ऊपरी स्तर पर 900 से 950 तक की अपसाइड पोजिशनल लिहाज से हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 835 के स्टॉप लॉस से इस पर्टिकुलर काउंटर को अगर थोड़ी सी डिप मिलती है तो भी लॉन्ग करके चल सकते हैं और एक्यूमुलेट करने की सलाह होगी क्योंकि स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। अब यहाँ पर मेरी ओर से जो प्रिफर्ड बेट है वो देखिए पीएसयू बैंकिंग स्पेस का हमने ऑलरेडी जिक्र किया, जहां जी। पर हमें कैनरा बैंक ये पर्टिकुलर काउंटर पसंद आ रहा है। इसे खरीदने की सलाह होगी ऊपरी सर पर 155 और उसके बाद 160 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है।
145 का स्टॉप लॉस रखना होगा एंड कैनरा बैंक इस पर्टिकुलर काउंटर को खरीदारी करने की सलाह होगी। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है केसी इंटरनेशनल। काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, तो ऊपरी स्तर पर 740 750 तक की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। कीपिंग स्टॉप लॉस बिलो 695, केसी को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। एक टाटा कंज्यूमर को देखिएगा, आज करीबन 1% ऊपर है, एक अच्छे मोमेंटम में। अगर पूरे वीक में देखे तो इट इज ट्राइंग टू मूव आउट बहुत दिनों के बाद एक अच्छे मोमेंटम में। क्या करना है टाटा कंज्यूमर पे? बिल्कुल, देखिए खरीदारी वाला काउंटर है, क्योंकि काउंटर ने अपने 50 डे और 21 डे में शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को अभी अभी ब्रेक किया है, तो ऊपरी स्तरों पर 1200-1220 तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। पोजीशन लिहाज से भी काउंटर काफी अच्छा प्लेस नजर आ रहा है, तो बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह होगी। 1160 के स्टॉप लॉस से 1200 पहला टारगेट और 1220 का दूसरा टारगेट होगा। जी नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू मैम। क्षितिज सर से अब हम बात करते हैं। क्षितिज सर, ये बताइए, आपने कहा कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में फ्रॉथ आपको अब कम लगता है या खत्म हो चुका है? इसमें फर्क है, क्या लगता है आपको? आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट डन, मुझे ऐसा लगता है। पर अगेन आप बॉटम अप अप्रोच रखिए, आप सेक्टर लीडर्स जो हैं उनको चूज करिए। आप देखिए कि जो भी आपका स्मॉल और मिड कैप एलोकेशन है गीतू, चाहे वो म्यूचुअल फंड है, पीएमएस है, स्टॉक्स है, वो आपका लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। क्योंकि स्मॉल और मिड कैप में कई बार डिसीजन लंबा होता है, ड्रॉडाउन लंबे होते हैं। आपने कोई 1 साल का पैसा लगा दिया, वैसे तो 5 साल से कम इक्विटी में पैसा नहीं लगाना चाहिए, पर आपने कोई 1 साल का पैसा स्मॉल और मिड कैप में लगा दिया, और कल को ये पॉसिबिलिटी है कि वो 100 रुपए की वैल्यू 50-60 रह जाए। आपको पता है ऐसा पॉसिबल है, 40 रह जाए, आपको लिक्विडिटी भी नहीं मिले। सो प्लीज डोंट गो बाय समबडी हु सजेस्टिंग कि आज स्मॉल और मिड कैप अच्छा दिख रहा है तो मैं स्मॉल और मिड कैप का कुछ भी उठा लूं। लिक्विडिटी देखिए, उस बिजनेस को समझिए, उसका फ्यूचरिस्टिक वैल्यू क्या है वो समझिए, उसकी ग्रोथ कैसे आ रही है, क्या वो कॉम्प्लीमेंट कर रही उसके मल्टीपल को, प्राइस मल्टीपल को, उसको समझिए। सो व्हेन इट कम टू अ सिंगल स्टॉक, प्लीज अंडरस्टैंड इट इज नॉट दैट इजी। आप कोई भी आज इतने एआई टूल्स हैं, आप वहां पे डाल सकते हैं कि दैट प्लीज मेक मी अंडरस्टैंड इक्विटी इन्वेस्टिंग लाइक अ 10-year-old। अगर कोई भी लोग हमें सुन रहे हैं, इट्स नेवर रॉन्ग टू गो बैक एंड लर्न द बेसिक्स, एंड इट इज नॉट दैट इजी जितना लगता है। अच्छी 1.5 साल में 15 महीने में काफी लोगों को पता चला होगा, इतना आसान नहीं है कैपिटल मार्केट। एंड कैपिटल मार्केट में हर साल 15% रिटर्न आता है, तो फिर सब लोग यही बैठे होते हैं ना, होते क्यों? तो मुझे लगता है स्मॉल और मिड कैप का एलोकेशन, मान लीजिए कोई बंदा 25 से 45 ईयर्स के बीच में है, 25 से 30 अगर ले लेते हैं, इट हैज टू बी 50-30-20, 50 लार्ज कैप, 30 मिड कैप, 20 स्मॉल कैप, बट इट हैज टू बी स्प्रेड अक्रॉस लाइक दैट। ऐसे नहीं कि आप 20% मिड स्मॉल कैप फंड ले लीजिए, क्योंकि आपके पास अगर फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं, मल्टी कैप फंड है, उसमें भी आपको स्मॉल और मिड कैप का एलोकेशन मिल रहा है, बट अक्रॉस पोर्टफोलियोज आपका ऐसा होना चाहिए। स्टॉक्स बाय कर रहे हैं, देन यू शुड डीप डाइव, go level 2, level 3, you understand business or not, you know the promoter, कोई रेड फ्लैग तो नहीं है। बहुत सारे ऐसे आइडियाज आपके पास आएंगे, माइक्रो कैप की आज पैसा लगाया कल डबल, ऐसा नहीं होता कैपिटल मार्केट में। सो बी केयरफुल व्हाइल लुकिंग फॉर इट। यस, यू आस्क मी, मुझे लग रहा है काफी हद तक फ्रॉड छट गया है स्मॉल और मिड कैप में से, और यहाँ पे दिस इज अ टाइम व्हेन यू कैन स्टार्ट स्टेपिंग अप। प्लीज डू योर ड्यू डिलिजेंस। ये करने से पहले अपना ड्यू डिलिजेंस कीजिए, हम अपने पोर्टफोलियोज में थोड़ा बहुत स्टेप अप करेंगे। बट एनीवेज, अगर मेरे कुछ एलोकेशन स्मॉल और मिड कैप फंड्स में है, मैं अपनी बात करता हूँ म्यूचुअल फंड में, वो मेरे लॉन्ग टर्म गोल से अलाइंड है, विच इज मोर देन 7 year plus फ्रॉम हियर। तो वो बीच में अगर ऊपर नीचे होता भी है तो मुझे इतना इम्पैक्ट नहीं देता है। बट राइट नाउ इज द टाइम, डोंट लुक एट द वैल्यू ऑफ योर पोर्टफोलियो, लुक एट दीज लेवल, जहां ट्रेडिंग निफ्टी का 18 रह गया, आपका 18.5 रह गया, आप कितना और अच्छी कंपनीज को, अच्छे फंड्स के यूनिट्स को ऐड कर सकते हैं पोर्टफोलियो में, एंड जस्ट रैली दिस इन द नेक्स्ट 3-4 months, you will thrive. Kshitij, majority of the population in India is still investing in FDs, और FDs की जो हालत है वो ये है कि इंटरेस्ट रेट तो घटा है, 125 बेसिस पॉइंट घटा है, डिपॉजिट रेट्स नीचे आ रहे हैं। अब बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि अगर एफडीज नहीं तो पैसा सेफ कहाँ है? तो ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जहां पैसा सेफ भी रहे और आपको अच्छी ग्रोथ भी मिले। देखिए, एफडी में भी, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ एवरीवन, पर अकाउंट आरबीआई 5 लाख गारंटी करता है। अलग बात है कि इंडिया में कोई बैंक ऐसा फियास्को नहीं हुआ है, बट आपके पर्प्स जो हैं, परपेचुअल बॉन्ड्स, आपको पता है उसमें काफी लोगों को पैसा नहीं मिला है बैंक्स के, यस बैंक के थे, पर्प्स थे। सो आई एम सेइंग प्लीज अंडरस्टैंड, आप डाइवर्सिफाई कीजिए।
पैसा अनसेफ तब है जब आपने उसको कम टाइम के लिए पार्क किया। जैसे आप आज गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पार्क कर सकते हैं, गवर्नमेंट अंडरलाइन बॉन्ड्स के म्यूचुअल फंड में पार्क कर सकते हैं। देखिए अभी आपका 10 ईयर जो है G-Sec जो है वो 6.4 के आसपास है, रेपो आपका 5.25 के आसपास है। तो रेपो और 10 ईयर के G-Sec के बीच में ये जो गैप है वो 40-50 बिप्स का होता है। आज वो गैप जो है आपका 110-115 बिप्स के आसपास या 115 बिप्स के आसपास का है। अब वो स्क्वीज होगा, जब वो स्क्वीज होता है तो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है। तो अगर आप बिल्कुल सेफ चलना चाहते हैं एफडी के वर्सेस, तो आप G-Sec फंड में आ सकते हैं। वो आज ही रेट में G-Sec फंड आज 6.6 का जो परसेंट लग रहा है कि 6% तक का रिटर्न आना चाहिए। जब ये स्प्रेड्स नैरो होंगे, जब आपका फॉरेन का फंड आने वापस शुरू होंगे, आई थिंक, क्योंकि डोमेस्टिक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ना इन्फ्लेशन है, रेट्स आर लो, तो आपके पास ग्रोथ है, पर ये तो बिकॉज ऑफ आपके आउटफ्लो इस कारण से स्प्रेड्स नैरो नहीं है। जब ये नैरो होंगे तो उसका कैपिटल एप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा। तो पॉसिबिलिटी है कि दैट आप 9-10% प्री टैक्स आज की रेट में गिल्ड फंड में अगले 12-14 महीने में लेके जा सकते हैं। सो उसमें डाउनसाइड कुछ नहीं है। हो सकता है कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं आया तो आपको 6% तो कूपन जो साल का है उतना एप्रिशिएट आपका कर ही रहा है फंड। उसमें नेगेटिव बस ये होता है फॉर सम रीजन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, जिसकी आशा अभी नहीं लग रही है क्योंकि हमारी इन्फ्लेशन तो अभी ऑलमोस्ट फ्लैट ही चल रही है, तो आपको वो हो सकता है कि पोर्टफोलियो में इंपैक्ट नेगेटिव भी दे सकता है। बट अगर आपने 10 साल का पेपर लिया है अंडरलाइन और 10 साल आपका होराइजन है, लॉकिंग नहीं है, 10 साल होराइजन है, तो आपका कभी नुकसान नहीं हो सकता क्योंकि अंडरलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पेपर है, इससे नुकसान नहीं हो सकता। दूसरा मेरा रिक्वेस्ट ये है, कोई भी बड़ा इन्वेस्टर जो है गीतू, वो एफडी में पैसा लगा के, रियल एस्टेट में पैसा लगा के नहीं बना है। नॉट दैट हमारे पास आपने और मैंने सुना है या मेरे किसी कॉलीग ने सुना है, वो इसी कारण से बना है बिकॉज उसने इक्विटी में पैसा लगाया या कोई बिजनेस चलाया जिसका अंडरलाइंग इक्विटी था। एंटीला का कॉस्ट जो जिसमें मिस्टर मानी रहते हैं इज अराउंड 3 बिलियन या 4 बिलियन, पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का ओवरऑल मार्केट कैप इज अराउंड 240 बिलियन। सो फर्क है ना, देखिए आप। सो आई थिंक the biggest risk is not investing into equities, and if you don't understand it, start with equity oriented funds। जैसे आपने इक्विटी सेविंग फंड ले लिया, SAF एक नई कैटेगरी आई है, उसमें जहां ज्यादातर कवर्ड कॉल्स हैं, ऐसा फंड ले लिया, बैलेंस एडवांटेज फंड ले लिया, इक्विटी आर्बिट्राज फंड ले लिया, बैलेंस फंड ले लिया। इनिशियली इन फंड से स्टार्ट कीजिए और आप देखेंगे कि दैट आपका पोर्टफोलियो 10-11% का यील्ड दे रहा है और टैक्स फ्रेंडली भी है, क्योंकि इसमें 12.5% टैक्स है जो हम बात कर रहे थे इंटरव्यू से पहले। लॉन्ग टर्म। और जैसे से आपका कॉन्फिडेंस बनता है, आप नेक्स्ट लेवल पे फिर इंडेक्स फंड की तरफ जाइए या ETF की तरफ जाइए। आपने निफ्टी का 50 का इंडेक्स फंड ले लिया, निफ्टी नेक्स्ट 50 ले लिया या उनका ETF ले लिया। जब आप एक इवॉल्व इन्वेस्टर हो जाते हैं, आपने 1-2 डाउनफॉल जर्नी देख ली, उसके बाद आप फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड की तरफ जाइए। एकदम प्लीज जब मत कीजिए क्योंकि कोई आपको बोल रहा है कि आप एफडी में बैठे हैं। स्टार्ट विद इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स एंड इंडेक्स फंड्स जो लार्ज कैपेशन। आई थिंक अगर आपने ये अप्रोच दी तो ओवरऑल पोर्टफोलियो में आप प्री टैक्स 10-11%, पोस्ट टैक्स 9-10%, विच इज मोर देन आज की रेट में अगर 4% आपका फुल टैक्स है या 3.5% आपको एफडी का मिलता है। ठीक है, आज आप कंपेयर कर सकते हैं, मेरा इन्फ्लेशन तो कम है। देखिए इन्फ्लेशन बुक्स में कम है, फूड इन्फ्लेशन 6% है, एजुकेशन इन्फ्लेशन 10% है, कोई कंपैरिजन नहीं है इन चीजों का। तो आपके पास कोई भी एसेट क्लास ओवरऑल पोर्टफोलियो में अगर आप 9-10% पोस्ट टैक्स देके जा रहे हैं, देन यू आर सॉर्टेड इन दिस कंट्री। जी क्षितिज, बहुत बहुत शुक्रिया।